हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम एक नई सीरीज के साथ अपने इस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। और जो सीरीज है आपकी वो है वन शॉट सीरीज। लाइक एक नज़र में हम सब कुछ जो भी इस टॉपिक से आने वाला है, इस सब्जेक्ट से इस यूनिट में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 1 है ये। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर कवर करेंगे वो आप वन बाय वन देखते जाएंगे एज पर एनईपी आपका सिलेबस है। ठीक है, सो वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज एक नए फॉर्म में एक नए तरीके से इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत लोगों को लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट उसे कवर करेंगे। और जितने लोग भी अपनी जिस भी स्ट्रीम से देख रहे हो, लाइक बीबीए के हो, बीकॉम से हो, एमकॉम से हो, एमएससी से हो या जिससे भी हो, वो मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस उससे हैं, डोमेन से हैं और आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, जिससे ये पता चले कि किस किस में आ रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में मुझे काफ़ी कुछ पता चला था कि अलग अलग सेक्टर के लोग भी है, लाइक बीबीए बीकॉम में ही नहीं है, बीए में भी है, बीएससी में भी है, तो वो मुझे थोड़ा सा हिंट करना। ठीक है, और चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम इस टॉपिक के साथ कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स जो आपको लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं और ये कहाँ से आ गया। ये बहुत ही बेसिक है। इसमें अप्रोच मैं बता देती हूँ, अप्रोच एक ही लेके चलनी है आपको। और वो अप्रोच जो आपकी होने वाली है वो होगी कि आपको एज अ मैनेजर इस सब्जेक्ट को समझना है या एज अ एम्प्लॉय भी समझ सकते हो। मतलब अगर आप आगे जाके कोई एम्प्लॉय बनने वाले हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो एज अ एम्प्लॉय समझो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद का स्टार्ट करने वाला हूँ तो एज अ मैनेजर इस टॉपिक को समझना है और आप बहुत ईजिली इसको समझ जाओगे। तो एक पिक्चर से हम समझ रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर जो है वो ये कह रही है कि जो राहुल है, मतलब दो तीन लोग हैं, राहुल है, प्रिया है, अंकित है। तो राहुल का जो नेचर है, इन्होंने बताया जो राहुल का बिहेवियर वो ऐसा है कि ये टास्क तो जल्दी कर देते हैं लेकिन किसी से हेल्प वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब बिहेवियर ऐसा है कि काम में ऐसा नहीं कि काम वाम नहीं करेंगे, काम करेंगे और समय पे पूरा कर देंगे। ठीक है, और जल्दी ही करेंगे इवन, लेकिन ये किसी से मदद वगैरह नहीं लेते कि भाई आओ मेरी मदद करो, मुझे हेल्प करो। वो नेचर नहीं है इनका। प्रिया के बारे में बताया कि ये फ्रेंडली नेचर की है। ठीक है, सबसे बातचीत करेंगी, सबकी मदद वगैरह करेंगी, लेकिन बातों में इतना खो जाएंगी, फ्रेंडशिप में इतना खो जाएंगी कि ये जो इनकी डेडलाइन वगैरह उनको देते हैं कि प्रोजेक्ट इस तारीख तक सबमिट होना चाहिए, वो ये कंप्लीट नहीं करती हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे अंकित आते हैं, इनका बिहेवियर इन्होंने बताया मैनेजर ने कि ये ऐसे हैं कि ये शर्मीले हैं भाई, इतना नहीं खुलते मिलते हैं, थोड़ा बहुत शर्माते हैं और बातचीत में इतना पार्टिसिपेशन इनका कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह दो इनको तो इनका दिमाग बहुत चलता है। मैनेजर ने हर एक एम्प्लॉय का अपने यहाँ क्या बताया, अलग अलग बिहेवियर डिस्क्राइब कर दिया कि कौन किस तरीके से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर रखता है। तो ऑफिस स्क्वाड में हमें ये समझ में आया। अब मान लो इनको अगर इनका ग्रुप बनाना है तो इनके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि राहुल जो है वो मदद वगैरह तो करेगा नहीं, प्रिया कूद कूद के सबकी मदद करेगी लेकिन इतना खो जाएगी कि डेडलाइन भी मिस कर सकती है। और अंकित का बिहेवियर ये है कि इतना शर्माएंगे, हो सकता है कि ग्रुप में उतना पार्टिसिपेशन दिखाएं ही ना। तो इनको लगा कि इनका हमें ग्रुप बनाना है तो काफी टेक्निक्स वगैरह मैनेजर को यूज करनी होगी जिससे वो इस ग्रुप को काम करवा ले जाए। तो काफी कुछ हम समझने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। इससे मैं आपको एक ग्लिम्स ये दूंगी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम इंडिविजुअल लेवल पे हर एक पर्सन का बिहेवियर तो समझेंगे ही, बट ये ग्रुप में अलग अलग तरीके के बिहेवियर वाले लोग एक ग्रुप में कैसे काम करेंगे और एज अ मैनेजर आपको क्या अप्रोच लेके चलना है कि इनसे काम करवा ले जाओ, क्या तरीके कर सकते हो, क्या अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी, कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए जिससे आप इन लोगों को काम करा ले जाओ। और आपकी कंपनी में मान के चलना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक जैसे लोग हायर करो। बहुत बार ऐसा आप देखोगे कि कुछ लोग शाई हैं, कुछ लोग नॉर्मल हैं, कुछ टॉकेटिव हैं, और इन सबको अगर आपको चाहिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो तो इन सबको ऐसे ढालना होगा कि सब अपना बेस्ट दे बिना बातचीत के और बिना डाइवर्ट कि मतलब भूले जाने की करना गया है। ठीक है, तो वो एक स्टोरी थी जो आपको एक ओवरव्यू दिया। अब हम समझेंगे अपने टॉपिक को। तो अगर जिसने स्टोरी सुन ली है ना तो उसको एक जस्ट मिल गया, अच्छा ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। बट चलो अब हम समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। तो देखो ये दो वर्ड से बना है, एक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, एक है हमारा
बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल को समझो पहले क्या होता है, मीन्स एनी ग्रुप वेयर पीपल वर्क टुगेदर, कोई भी ग्रुप जहां पे लोग एक साथ काम करते हैं, वो एनी ग्रुप वेयर पीपल वर्क टुगेदर, चाहे वो एनजीओ हो, कॉलेज हो, कंपनी हो, ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिहेवियर क्या है, द वे पीपल एक्ट, रिएक्ट एंड इंटरैक्ट, जिस तरीके से लोग बात करते हैं, एक्ट करते हैं और आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वो क्या है उनका बिहेवियर। जैसे मैम, आप मुझसे अगर बोलो कि मैम आप जो पढ़ा रही है वो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, खुश होंगी कि चलो हाँ आप समझ में आ रहा है इसको। अगर आप बोलो कि मैम मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, आप जो पढ़ा रहे हो मैं नहीं पढ़ने वाला, तो मैं क्या रिएक्शन दूंगी कि ठीक है बेटा मत पढ़ो, जाओ जो करना है करो अपना फ्यूचर के साथ। तो मेरा जिस तरीके का रिएक्शन होगा या एक्ट होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन का एग्जांपल दे, वो क्या है मेरा बिहेवियर, कि मैं कैसे इस टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम में क्या कर रही हूँ, बिहेव कर रही हूँ। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मीन्स हाउ पीपल बिहेव इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग एक साथ काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन के टुवर्ड, या आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है उनका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक स्टडी है, मतलब एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि हाउ पीपल थिंक, कैसे पीपल सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं, मतलब लोग कैसे सोचते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो फील करते हैं जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब देखो, अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो हमेशा डल रहता है, ठीक है, चुपचाप रहता है, और उसकी मान लो कुछ लगता है कि यार डिप्रेशन वगैरह में है क्या, तो वो कैसे बिहेव करेगा, डिप्रेस बिहेव कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो हमें समझना होगा, वो भी हमें समझाता है, एक सब्जेक्ट हमें समझाता है कि कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग बिहेव कर रहे हैं, उनका जो भी बिहेवियर है, डिप्रेस है तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या हमें समझना चाहिए उस एम्प्लॉय के बारे में, और हम कैसे उसको ओवरकम भी करवा सकते हैं। तो वो भी आपको सब कुछ सिखाएगा, वो भी आपको सिखाएगा कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, थिंक करते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और कैसे उनका बिहेवियर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इतना ही नहीं, अफेक्ट करता है, पता चल गया कैसे कर रहा है, बट उसको इम्प्रूव भी कैसे करना है, ये भी आप सीखोगे कि कैसे आप इनके बिहेवियर को मैनेज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एक्टिवली अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेरा क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को और समझते हैं, जैसे मान लो आपका एक कॉलेज का ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है आपको, कॉलेज में आप लोगों ने ग्रुप प्रोजेक्ट किए होंगे, और ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ लोग तो कॉलेज में जब ग्रुप प्रोजेक्ट में होते हैं तो अपना बेस्ट देते हैं और डेडलाइन पूरा करने में लगे रहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ मस्ती में और इसमें लगे रहते हैं, काम वाम नहीं करते हैं। वो ग्रुप में वही लोग क्या कर रहे थे, ऐसे बिहेव कर रहे थे। तो अलग अलग तरीके के लोग आपने देखे होंगे, कुछ होंगे जो बहुत पंक्चुअल होंगे, आएंगे काम करेंगे, कुछ होंगे जो कहेंगे कि भाई मैं लास्ट मिनट में कर लूंगा, तुम अब लोग अपना करो, कुछ मोटिवेट करते रहेंगे सबको कि नहीं सब लोग अच्छे से करेंगे, और कुछ हमेशा सिर्फ कंप्लेन करेंगे कि यार क्या प्रोजेक्ट दे दिया, इससे क्या ही मिलेगा, क्यों बना रहे हैं ये सब। सो नाउ हाउ वेल योर प्रोजेक्ट गोज डिपेंड ऑन हाउ वेल ऑल अंडरस्टैंड ईच अदर बिहेवियर। कितना अच्छा आपका प्रोजेक्ट जाएगा, कितना अच्छा प्रोजेक्ट बने, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे से आप लोग एक दूसरे के बिहेवियर को समझते हो, आपस में कोऑर्डिनेट करते हो और एक साथ काम करते हो। बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कॉलेज में भी प्रोजेक्ट में साथ में हो तो आपको समझना होगा कि मेरे साथ जिन लोगों को ग्रुप में डाल दिया गया है वो लोग कैसे कैसे बिहेव करें। अगर आप मुझे लग रहा है कि कोई जो है पंक्चुअल है तो बढ़िया है, मान लो मुझे लग रहा है यार कोई लास्ट मिनट पे ही उसको टाल रहा है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर ये है, तो हमें कहीं ना कहीं उसके साथ क्या कराना होगा, उसको कोऑर्डिनेट भी कराना होगा अपने साथ, कि मतलब उसको मोटिवेट करके या उसको डायरेक्शन देगी कि नहीं देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तुम करोगे सीखोगे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, तो उस तरीके से हम उससे कोऑर्डिनेट करवाएंगे कि हम सब एक साथ काम करें और अपने गोल को क्या कर ले, अचीव कर ले। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप में एक अंडरस्टैंडिंग लाएगा कि सब कुछ पहले समझो कि लोग जो बिहेव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे कैसे बिहेव करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा तुम्हें ये भी सिखाएगा कि कैसे उसके बिहेवियर को तुम मैनेज करके अपने गोल्स को क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। तो यही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्टडी करते हैं कि कैसे लोग बिहेव करते हैं और कैसे उनका बिहेवियर टीम की परफॉर्मेंस पे, मोटिवेशन पे, लीडरशिप और ओवरऑल बिजनेस की सक्सेस पे असर डालता है।
और जो चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल पे असर डाल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बिहेवियर कैसे है एम्प्लॉयज़ का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जैसा बिहेव करेंगी वैसी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी। और अगर वैसी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ठीक है, और नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। तो समझना एंड देन अंडरस्टैंड करके उसको मैनेज करना, ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिखाता है। ठीक है, तो नेचर समझे, ये तो समझ में आ गया ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है कि नेचर क्या है, मतलब किस टाइप का हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम क्या क्या फीचर्स में इसमें डाल सकते हैं या नेचर में डालेंगे। तो पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब कैसे बना है। वो भी जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे डिसिप्लिन से क्या करता है, नॉलेज गेन करता है। मतलब इस सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट मान के चलो, इस सब्जेक्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग फील्ड का इंक्लूडेड है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजी का ही है, सोशियोलॉजी का ही, साइकोलॉजी का भी है, सोशियोलॉजी का भी है, एंथ्रोपोलॉजी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी, मैनेजमेंट का, मतलब इन सारे डोमेन से नॉलेज लेके ये सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, क्यों? बिकॉज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर फुली, क्योंकि अगर आपको पूरी तरीके से किसी के बिहेवियर को समझना है तो ये जरूरी है कि आप उसकी बिहेवियर को पूरी तरीके से समझने के लिए साइकोलॉजी का भी यूज करो। लाइक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, लाइक जो मोटिवेशन वगैरह हो गए कि कैसे वो बिहेव कर रहा है, मान लो वो उतना बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस में नहीं दे रहा है, तो साइकोलॉजी को अगर हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि हम किस तरीके से उसको मोटिवेशन देके सही से बिहेव करवा सकते हैं। तो साइकोलॉजी हो गई, फिर सोशियोलॉजी हो गई जो हमें टीम वर्क के बारे में सिखाती है। ठीक है, वो चीज़ें, मैनेजमेंट जो हमें मैनेजमेंट के सिखाती है कि कैसे लोगों को एक साथ लाना है, उनके साथ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ों को और प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन बैठाना है। तो ये सारी नॉलेज ये हर डिसिप्लिन से लेता है और देन वो इम्प्लीमेंट करता है लोगों के बिहेवियर को समझने में और मैनेज करने में। नेक्स्ट इज योर बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच कहता है कि ओबी डील्स करता है विद द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। लोग जो काम पे हैं उनका क्या बिहेवियर है ये इससे डील करता है। हाउ दे एक्ट, वाई दे एक्ट इन अ सर्टेन वे एंड हाउ देयर बिहेवियर इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। मतलब वो भी हर चीज़ समझेगा। बिहेवियर अप्रोच है मतलब बिहेवियर को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेगा कि लोग कैसे एक्ट करते हैं, क्यों उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और कैसे उनका बिहेवियर मेरी परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, असर डाल रहा है। वाई सम एम्प्लॉयज आर इंथुसियास्टिक, क्यों कुछ एम्प्लॉयज इंथुसियास्टिक हैं, हो सकता है उनका मोटिवेशन बहुत हाई हो, बट किस वजह से हाई ये समझेंगे। और हाउ अदर सो रेसिस्टेंट, मान लो कोई चेंज आया, कुछ तो मोटिवेट एनर्जेटिक है, हाँ भैया चेंज आया है, कुछ बेनिफिट होगा। कुछ लोग हैं जो रेसिस्टेंट हैं, लाइक कि चेंज आया है तो अब हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो ये क्यों है, ऐसे ऐसे लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये भी हमें ओबी सिखाएगा। इस सब्जेक्ट में हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, क्या वजह हो सकती है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। ओबी जो है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, वो हमेशा कोशिश करता है कि हम गोल्स को क्या कर पाएं, अचीव कर पाएं। बिहेवियर समझ रहे हैं हम ओबी में, तो क्यों समझ रहे हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर पाएं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएं और एम्प्लॉयज के भी गोल्स को अचीव कर पाएं। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मतलब प्रॉफिट अर्न करना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना टाइम पे, एफिशिएंसी बढ़ाना। क्योंकि जब बिहेवियर की स्टडी करेंगे पता रहेगा कौन किस वजह से कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर ले जाएंगे उनके थ्रू। इवन एम्प्लॉयज अगर प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे, मोटिवेटेड काम करेंगे, तो उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनको नई चीज़ सीखने को मिलेगी और उनको खुशी भी मिलेगी काम करते समय। तो ओबी हमारा हमें गोल्स अचीवमेंट में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि सपोज करो एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सेल्स इंक्रीज हो जाए और सेम टाइम पे एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि हम इंसेंटिव अर्न कर लें। मतलब दोनों का जो है वो गोल अलग अलग और दोनों के बिहेवियर उसी हिसाब से होंगे। वो प्रेशर डालेगी सेल बढ़ाओ सेल बढ़ाओ, ठीक है, ये रहेंगे कि भाई हमको सेल बढ़ा, में इंसेंटिव चाहिए तभी हम करेंगे काम। तो इन दोनों को अगर हमें काम एक साथ करवाना है तो हमें क्या करना है कि सेल भी ऊपर जाए और एम्प्लॉयज भी इंसेंटिव पा जाए। तो हमें ओबी बताएगा कि कैसे आपको एम्प्लॉय के गोल को कंपनी के गोल के साथ कनेक्ट करना है, ताकि आप दोनों लोग क्या कर पाओ, गोल्स को अचीव कर पाओ और ग्रो कर पाओ। तो ओबी आपको ये बताएगा कि गोल्स दोनों के अलग अलग हैं। आप कुछ चाह रहे हैं तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना है कि
आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ काम करके अपने गोल्स को क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। कौन सा वे हो सकता है, लाइक आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि अगर सेल इतनी परसेंट में गई तो हम आपको इतना परसेंट इंसेंटिव देंगे। दोनों गोल को मैंने रिलेट कर दिया, तो अब एम्प्लॉय उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा, बिहेव करेगा, तो अभी आपको उसमें भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एंड डेवलपमेंटल ओरिएंटेड। ह्यूमनिस्टिक है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, मतलब वो भी ट्रीट एम्प्लॉय एज ह्यूमन बीइंग, वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करता है एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को मशीन थोड़ी ना, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम बिहेवियर सीख रहे हैं एम्प्लॉयज का, हम बिहेवियर सीख रहे हैं मैनेजर का, हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग भी हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वेदर इट्स एम्प्लॉय और मैनेजर, वो हम सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हर सब्जेक्ट वो भी। सो ह्यूमनिस्टिक एंड डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें कि हमें उन्हें कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह और मशीन्स की बात नहीं कर रहे हैं। इट एम्फसाइजेस रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड करियर डेवलपमेंट, मतलब कैसे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, उसको ट्रेनिंग दें, उसको डेवलपमेंट उसका करियर का, ये सारी अप्रोचेस के बारे में बात करता है। मीन्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की बात करता है कि अगर आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देते हो अपने एम्प्लॉयज को तो वो क्या करेंगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे, उनका एक लगेगा उनको कि हाँ मेरे लाइफ और काम दोनों आपस में बैलेंस में है, ऐसा नहीं कि मैं काम ही में लगा हुआ हूँ, मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, तो बिकॉज वो भी फोकस ऑन इम्प्रूविंग पीपल एंड डेवलपिंग देयर पोटेंशियल, सिर्फ काम नहीं करवा रही उनसे, बट वो भी ये भी फोकस करती है, वो भी हम ये भी सीखते हैं कि कैसे हमें अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है, कैसे उनके लिए डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ों पे काम करना है जिससे वो मोटिवेटेड रहें और अपना बेस्ट दे के क्या कर पाएँ, काम कर पाए। नेक्स्ट है साइंस एज वेल एज आर्ट, वो भी जो है वो सिर्फ साइंस नहीं है, मतलब सिर्फ आपकी रिसर्च मेथड और थ्योरीज पे ही बेस नहीं है, यूज करेगा वो भी आपकी थ्योरीज, रिसर्च मेथड वगैरह यूज करता है बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के। जैसे हमें पता है मोटिवेशन थ्योरी मैस्लो की बोलती है कि अगर लेवल 1 होगा आप सेटिस्फाइड तभी वो लेवल 2 पे सोच पाएगा। तो हम ये तो सोचेंगे कि हाँ भाई देखते हैं भाई एम्प्लॉयज की बेसिक नीड पूरी है कि नहीं, अगर नहीं होगी तो फिर वो लेवल 2 के बारे में सोच नहीं पाएगा। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि वो भी साइंस तो है, क्योंकि वो तरीके थ्योरीज जो डेवलप हो गई है जो ह्यूमन के बिहेवियर के लिए है उसको यूज करता है, उसको स्टडी करता है, लेकिन ये आर्ट भी है, मतलब मैनेजर को कैसे ये थ्योरी अप्लाई करनी है, किस एम्प्लॉय पे कौन सा मोटिवेशन वाला काम करेगा, वो अप्लाई करना, वो सोचना एक कला है। तो मैनेजर के लिए वो भी क्या है, एक आर्ट भी है, ठीक है। एक्सपीरियंस, इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा कि आप थ्योरी को अप्लाई कर पाओ। लाइक मोटिवेशन कहता है कि मनी मोटिवेट्स, बट ऐसा नहीं कि सारे लोगों एम्प्लॉयज के लिए मनी मोटिवेट करेगा, कुछ लोग रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं। तो मैनेजर को पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा एम्प्लॉय क्या चीज़ चाहता है और उसको कौन सा फैक्टर मोटिवेट करेगा। तो वो भी आपके लिए जो है वो साइंस है एज वेल एज आर्ट भी है, मतलब वो भी के जो भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी ये सब्जेक्ट आपको सिखा रहा है, ये आर्ट भी साइंस भी दोनों को यूज कर रहा है ह्यूमन के बिहेवियर को समझाने के लिए। नेक्स्ट इज डायनेमिक इन नेचर। अब ह्यूमन का बिहेवियर फिक्स नहीं है कि आप एक फिक्स पैटर्न में काम करते हो। मान लो आप हमेशा खुश रहते हो तो क्या आप हमेशा खुश रहते हो? नहीं, आप फ्लक्चुएट करते रहोगे, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग बिहेवियर फ्लक्चुएट करेगा, आप नहीं फ्लक्चुएट करोगे। अगर आप फ्लक्चुएट कर गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो फिक्स नहीं है, ये चेंज होता है एनवायरनमेंट, कल्चर और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ, ठीक है। जैसे जैसे कल्चर बदल रहा है तो लोगों की बिहेवियर बदल रहे हैं, वो फिर उस कल्चर को अडॉप्ट करके बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लो टेक्नोलॉजी बदली, पहले क्या था, नॉर्मल टेक्नोलॉजी थी, मान लो हैंड से टाइपिंग वर्क चला था, फिर क्या हुआ, मशीन आ गई, अब एआई आ गया, तो चीज़ें बदल रही, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो जब टेक्नोलॉजी बदल रही है तब भी ह्यूमन का बिहेवियर क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ह्यूमन बिहेवियर फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, एनवायरनमेंट आ रही है, उसके हिसाब से। जैसे इन पास्ट एम्प्लॉय वैल्यू करते थे जॉब सिक्योरिटी को, बट आज दे वैल्यू ग्रोथ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। आज का कल्चर क्या है, पहले क्या था, वो सोचते थे कि हाँ सिक्योरिटी मैटर करती है, तो हमें अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो हमारा सिक्योर कल्चर है, तो ठीक है। बट आज के एम्प्लॉयज़ के लिए सिक्योरिटी उतना मैटर नहीं करती, वो चाहते कि भाई ऐसा प्रोफेशन हो जहाँ पे कुछ ग्रोथ हो, जहाँ पे हम कुछ नया सीखे, स्किल डेवलपमेंट हो, वो उस चीज को चाहते हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस हमें मिल पाए, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजें हुई, एनवायरनमेंट बदला, कल्चर बदला, वैसे वैसे हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर भी, अप्रोच भी चीजों को लेके क्या हुई, चेंज हुई। रिमोट वर्क कल्चर था पहले, फिर क्या हुआ, कोविड आया तो ऑनलाइन वर्क कल्चर हो गया, तो चीजें चेंज हुई।
रिमोट वर्क कल्चर आफ्टर कोविड इज अनदर एग्जांपल। कोविड के बाद रिमोट वर्क कल्चर है, मतलब घर से काम, नॉट रिमोट। पहले क्या था, ऑफिस वर्क कल्चर था, आप ऑफिस में जाते थे, काम करते थे, बट देन कोविड हिट किया तो फिर क्या हुआ, रिमोट वर्क कल्चर आ गया, मतलब कि आप अब घर से बैठ के काम कर सकते हो। पहले ये नहीं था, पर जैसे कल्चर में चेंज आया, चीजें बदली और ह्यूमन का बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो ढल गया। तो बिकॉज ओबी मस्ट अडॉप्ट कॉन्टिन्यूसली, इसीलिए ओबी को हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी चेंजेस को अडॉप्ट करते रहना चाहिए, अपडेट करता रहना चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि क्या चीज चली है। ऐसा ना हो कि थ्योरी आउटडेटेड हो जाए। ओबी में जो थ्योरी है कि नहीं, जो एम्प्लॉय है उसके लिए सिक्योरिटी ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, अब आपको पता चला ना कि सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, तो हमें ओबी में ये भी अपडेट करना है अपने सब्जेक्ट में, जिससे हम उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को अंडरस्टैंड करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बिहेवियर को गाइड कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप क्या है। स्कोप मतलब कि इसकी रेंज क्या है, कहाँ तक ये काम करता है, कहाँ तक हम ओबी की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो पहला है स्कोप मींस द एरिया इन विच ओबी इज अप्लाइड। ओबी को कहाँ कहाँ हम अप्लाई करेंगे। ब्रॉडली ये 3 लेवल कवर करेगा आपका, एक है इंडिविजुअल लेवल, एक है ग्रुप और एक है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम ओबी को, जो भी सब्जेक्ट है उसको हम 3 लेवल पे समझेंगे। पहला ओबी हमें सिखाएगा कि इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, दूसरा ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर में हम क्या समझते हैं, ओबी हमें ये सिखाता है कि कैसे एक सिंगल पर्सन बिहेव करता है वर्क प्लेस पे। जैसे आप, अगर मैं सिर्फ आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करूं कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ओबी में हम इंडिविजुअल लेवल पे भी चीजें समझेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे बिहेव करता है। कल को आप मैनेजर बनोगे तो आप इंडिविजुअली भी एक एक लोगों को एनालाइज करोगे कि ये मेरा एम्प्लॉय कैसा है, ये मेरा एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो आपको सिखाएगा कि कैसे आप इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करोगे, जैसे कि आप कैसे सिखाएगा, कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल पर्सन कैसे बिहेव करता है। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स की स्टडी करोगे, लाइक पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल जैसे बिहेव कर रहा है उसका वो कारण हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो इंट्रोवर्ट है, उसका पर्सनैलिटी ऐसी इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है, नहीं ग्रुप मीटिंग में इतना शामिल हो रहा है। ठीक, परसेप्शन, उसके सोचने का तरीका, एम्प्लॉय कैसे सोचता है, वो सिंगल एम्प्लॉय जिसके बारे में मैं बिहेवियर स्टडी कर रही हूँ वो कैसे सोचता है, चीज़ों को देखने का नजरिया क्या है उसका। हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज बहुत नेगेटिव देखते हैं हर चीज़ को, कुछ कोई चेंज आया उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। अभी हम एक एक चैप्टर बना है आपका, चैप्टर नहीं कहूँगी, एक एक आपके बुक में ये देखोगे अभी, तो इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि पर्सनैलिटी बताओ, उसके मीनिंग, फीचर्स एंड ऑल, परसेप्शन बताओ, ये क्यों सीख रहे हो, ताकि आप एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझ पाओ। इंडिविजुअल का बिहेवियर इसी से बना, भाई मेरी पर्सनैलिटी जैसी है वैसे मैं बिहेव करती हूँ, मेरा सोचने का तरीका, देखने का तरीका जैसा है मैं वैसे बिहेव करती हूँ, मेरा मोटिवेशन जैसा है आई बिहेव लाइक दैट, मेरी सीखना, मैंने जो सीखा है मैं वैसे बिहेव करती हूँ। तो ये कहते नहीं कि आपके, बहुत बार आपने होगा, बहुत जो खानदान में लोग तो नहीं कहेंगे भाई वो तो उन्हीं के खानदान के हो गए, लेकिन जो बाहर के लोग हो गए वो यही बोलते हैं आपके संस्कार कैसे हैं। संस्कार मतलब कि आपकी वैल्यूज कैसी हैं, और हर पर्सन की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसी के हिसाब से वो क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये भी क्या है, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर का ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब आपको इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना है, वो भी कहता है मैं सिखाऊंगा इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना। उसके लिए तुमको ये सब चीजें समझनी होगी, तभी तुम समझ पाओगे कि एक सिंगल पर्सन जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। व्हाई वन एम्प्लॉय इज ऑलवेज एनर्जेटिक व्हाइल अनदर लुक्स लेजी, लेजी वॉल्यूम है लेजी। ठीक है, हेल्प मैनेजर, स्कोप क्या है कि हेल्प करेगा वो भी हमें समझने में, मैनेजर अगर मैनेजर है तो हमें समझने में हेल्प करेगा कि कैसे इंडिविजुअल सोचते हैं और डिफरेंटली एक्ट करते हैं। भाई इंडिविजुअल अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्यों एक्ट करें, क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल बिहेवियर है। इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब वो उसी तरीके से हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने तरीके से बिहेव करता है, क्यों करता है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, पीपल डोंट वर्क अलोन। अब लोग अकेले तो काम करेंगे नहीं, आपने इंडिविजुअल लेवल पे सबकी स्टडी कर ली कि हाँ ये ऐसा ये ऐसा है, लेकिन अकेले काम करना है क्या, नहीं ना, ग्रुप में करना है। तो ग्रुप में भी हम लोगों का बिहेवियर समझेंगे। हो सकता है कुछ लोग अपने अकेले जब वो काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है, बट जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो वो एकदम क्या कहते हैं, वो हो जाते हैं एकदम ढीले हो जाते हैं। ढीले इन द सेंस कि फिर वो सोचते हैं कि मतलब ग्रुप में है तो फिर हम आराम करेंगे, हम क्यों करें, वो करें। तो ये अप्रोच जो है ना चेंज हो जाती है। तो
मैनेजर को ये भी समझना है, वो भी ये भी सिखाएगा आपको कि लोग ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, जब वो टीम में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में, कमिटीज में काम कर रहे हैं, तो वो कैसे बिहेव करते हैं। वो होता है ग्रुप बिहेवियर। तो ग्रुप बिहेवियर को भी हम स्टडी करेंगे। जैसे हम क्या क्या सीखेंगे इसमें, ग्रुप डायनेमिक्स, मतलब जब ग्रुप में काम करें तो ग्रुप्स के डायनेमिक्स वगैरह कैसे हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं आपस में, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीडरशिप, टीम वर्क, ये सब भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे अपना। तो ये हमें टॉपिक्स हैं ओबी में, हम ये सब चीज टॉपिक की पर्टिकुलर स्टडी करेंगे जो हमें बताएगा कि लोग ग्रुप में कैसे क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट टीम में सम पीपल लीड सम सपोर्ट, कुछ क्या करते हैं, लीड करते हैं पूरी टीम को, और कुछ क्या करते हैं, सिर्फ सपोर्ट करते हैं। ओबी इन्हीं बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है कि क्यों कुछ लोग लीड कर रहे हैं, क्यों कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, क्यों कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या फैक्टर है, क्या रीजन है। हो सकता है कल्चरल डिफरेंस है, हो सकता है कि लीडरशिप की वजह से चीजें हो रही है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है लीड करने वाली ग्रुप में, उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर कम्युनिकेशन अच्छा है, उसके अंदर नहीं है, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ओबी की स्टडी से हम सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और अगर समझेंगे तो हम टीम वर्क को इम्प्रूव कर पाएंगे। जिसमें हमें लग रहा है कि टीम वर्क में ये लैक कर रहा है तो हमें वो चीज़ सही करनी चाहिए, जिससे टीम में लोग अच्छे से काम करें। तो भी हमें वो भी सिखा देगा कैसे कॉन्फ्लिक्ट हटानी है, क्या हम अप्रोच लेके आए मैनेजर की तरह कि ग्रुप में लोग आपस में लड़े नहीं बल्कि काम करें। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम मतलब इसके स्कोप में ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम भी आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल स्टडी करेंगे कि उसका कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिसी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि जैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, एनवायरनमेंट होगा, वैसे भी लोगों का बिहेवियर इम्पैक्ट होगा। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, बहुत ही कूल, काम, फ्रेंडली ऐसा है, तो एम्प्लॉइज एकदम मजे मजे में काम करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी। बट मान लो आपका जो कल्चर है बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, अपनी डेडलाइन सेट कर रखी है, एम्प्लॉय को बार बार बोलते रहते हो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कितना हुआ, पूछते रहते हो, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया है। तो वो कल्चर कैसा है आपका, वो भी ह्यूमन के बिहेवियर को असर डालेगा। इसीलिए कहते हैं हम इंडिविजुअल लेवल में तो समझेंगे, एक एक को तो हम समझेंगे, ग्रुप में भी हम समझेंगे, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन को भी समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है, स्ट्रक्चर है, पॉलिसी है, ये भी हम समझेंगे। जैसे इसमें हमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने होंगे, चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक को, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बिहेवियर पे असर डालता है, पावर इन पॉलिटिक्स कैसे लोगों के बिहेवियर को असर करती है, मैनेजमेंट में मान लो कोई चेंज आ गया तो उससे कैसे लोगों के बिहेवियर में चेंज आएगा। तो ये सारी चीज़ों भी हम समझें। जैसे गूगल का इनोवेटिव कल्चर है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस का स्ट्रिक्ट और रूल बाउंड कल्चर है, तो इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा एम्प्लॉयज के बिहेवियर में। तो वो भी हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम इतनी अच्छी पॉलिसी बनाएं, कल्चर बनाएं, स्ट्रैटेजीज करें कि लोगों का बिहेवियर बढ़िया हो, लोग अच्छे से काम करें, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करें, और ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस को हम क्या कर पाएं, अचीव कर पाएं बिना किसी दिक्कत के। तो 3 डायनेमिक समझे हमने, ठीक है। एक इंडिविजुअल लेवल का समझा, एक ग्रुप लेवल का समझा, और एक समझा हमने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है कि ओबी में चैलेंजेस कौन कौन से हैं। चैलेंजेस मतलब आप कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आएंगी, ठीक है। ओबी में चैलेंजेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम समझ रहे हैं, हमने समझा कि एक सब्जेक्ट है जो हमें सिखाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है अंदर वो कैसे बिहेव करते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो कौन से फैक्टर डालते हैं सर उस पर, ग्रुप में लोग हैं तो वो कैसे बिहेव करें, कौन से असर डाल रहे हैं फैक्टर, और हमें कैसे उनको ग्रुप में अच्छे से काम करवाना है, बिहेव करवाना है, उनके बिहेवियर को सही करना है, जिससे वो अच्छे से काम करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। अब हम समझेंगे कि चैलेंज क्या है। देखो चैलेंजेस मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज मैनेजर एंड एम्प्लॉय फेस व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट एंड मैनेज पीपल बिहेवियर एट वर्क। मतलब जब आप, अब देखो, जब आप लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, अरे ये ऐसे बिहेव करता है वैसे बिहेव, वो प्रिडिक्ट करने की जब आप कोशिश करते हो, तब कुछ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज हैं जो आप फेस करते हो। चाहे आप एज अ मैनेजर हो, चाहे एम्प्लॉय अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो अपने कलीग्स का बिहेवियर, चाहे एज अ मैनेजर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर। तो जब आप कोशिश करते हो इस चीज़ को कि समझ जाऊँ, प्रिडिक्ट कर लूँ कि ये इस टाइम पे ऐसे बिहेव करेगा, या मैनेज कर पाऊँ उनके बिहेवियर को,
ठीक है, तब कुछ प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं। यही क्या है, चैलेंजेस हैं। दीज चैलेंजेस मेक इट हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क टुगेदर एंड रीच ऑर्गेनाइजेशन गोल। और ये जो चैलेंजेस होते हैं ये आपके लिए टफ कर देते हैं कि आप लोगों के बिहेवियर को समझ पाओ, उसको मैनेज कर पाओ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओ। क्योंकि चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम ला दे रहे हैं। प्रॉब्लम मतलब कि आप बिहेवियर को ही नहीं समझ पा रहे हो। जब बिहेवियर को समझ नहीं पाओगे तो उसको कैसे मैनेज कर पाओगे, और मैनेज नहीं कर पाओगे तो गोल्स को कहाँ अचीव कर पाओगे। ठीक है, अब कौन कौन से चैलेंज है। पहला है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर पर्सन अलग है, हर पर्सन अलग है, डिफरेंट है, अपनी पर्सनैलिटी अलग है, सबकी सबकी वैल्यूज अलग है, स्किल अलग है, लर्निंग अलग है। जैसे मान लो कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनको रूटीन वर्क पसंद है, कुछ है जिनको फ्रीडम पसंद है, वैरायटी पसंद है, मतलब एक टास्क नहीं, कुछ नया वो पसंद है। तो चैलेंज कैसे है ये, क्योंकि एक सोल्यूशन अगर हम ले आए, मान लो हम एक सोल्यूशन ले आए तो वो सब पे काम नहीं करेगा। कि हाँ किसी को रूटीन वर्क पसंद, किसी को फ्रीडम पसंद, आप सोचो नहीं सब रूटीन वर्क ही चलाएंगे, तो भाई जिसको फ्रीडम पसंद वो तो काम नहीं करेगा ना, वो तो अलग बिहेव करेगा, फिर कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव कर लोगे, आई ना प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमारे लिए यही चैलेंज है कि एक सोल्यूशन सबके लिए काम करेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग को अगर एक ही अप्लाई कर दिया तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। इसीलिए मैनेजर को भी सिखाएगा, चैलेंज तुमको बताएगा कि चैलेंज ये है तुम्हारे सामने कि तुम्हारे यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं सबका बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, तो तुम एक अप्रोच सब पे नहीं लगा सकते। तो करेगा क्या, सिखाएगा क्या, तुमको ये फ्लेक्सिबल अप्रोच बताएगा। वो भी जब पढ़ोगे तो तुम्हें फ्लेक्सिबल अप्रोच बताएगा कि कैसे तुम टास्क को मैच करो लोगों की स्ट्रेंथ के साथ, उन्हें चॉइस दो जहाँ पे पॉसिबल है। जैसे मैंने ऐसे टास्क अरेंज किए जो थोड़े चैलेंजिंग है, ठीक है, जिनमें मैंने चॉइस भी दे दी कुछ एम्प्लॉयज को, जहाँ भी जिन लोग कुछ रूटीन दिए थोड़े बहुत, लेकिन मैंने चॉइस भी दे दी कि जिसको ये करना है वो ये करे, जिसको ये करना है ये करे। तो रूटीन वाले रूटीन के साथ चले जाएंगे, जिनको नया चैलेंजिंग पसंद है वो उसके साथ डल जाएंगे। तो वो भी सिर्फ आपको चैलेंजेस ही नहीं बताएगा, वो भी आपको उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एक चैलेंज हमारे लिए। क्यों, क्योंकि पीपल जो है वो अलग अलग एज के हैं, जेंडर के हैं, रिलीजन के हैं, एजुकेशन के हैं, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है इन सब पर्सपेक्टिव में। तो जैसे कि जो अगर मान लो कुछ ओल्डर लोग हैं आपके यहाँ, तो उनको क्या है, अलग चीजें पसंद है, उनका अलग बिहेवियर है। जो यंग इंटर्न्स हैं उनको अलग है। तो हो सकता है ये लोग कम्युनिकेशन स्टाइल में एक दूसरे के साथ क्या करें, एग्री ना करें। चैलेंज कैसे है, मिसअंडरस्टैंडिंग, बायस, कॉन्फ्लिक्ट में राइज इफ डाइवर्सिटी इज इग्नोर्ड। मिसअंडरस्टैंडिंग, बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, मतलब इन लोगों के बीच में अगर हमने इस डाइवर्सिटी को इग्नोर कर दिया कि नहीं फर्क पड़ता कि ओल्ड है कि वो है, हम सबको एक जैसे ट्रीट करेंगे, एक जैसे हम सबके रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह अप्लाई करेंगे, बिहेवियर को गाइड करेंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपस में, उनके कलेश हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो प्रो टिप आपके लिए यही रहेगी कि आप इंक्लूजन प्रमोट करो, मतलब सेंसिटिविटी लाओ, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग लाओगी, यंग को सिखाओ कि आपको वर्कर्स के, ओल्डर वर्कर्स की रिस्पेक्ट करनी है और उनके ओपिनियंस को कहीं ना कहीं लेना है और उसको अच्छे से ट्रीट करना है। ट्रेनिंग दो उनको कि कैसे आपस में इंटरेक्ट करना है आपको, और कैसे अपने अलग अलग आइडियाज़ अप्रोचेस को एक दूसरे के साथ सेंसिबली रख के डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिस्टेंट टू चेंज। रेसिस्टेंट टू चेंज भी आपके लिए चैलेंज हॉबी में, कि लोग क्या करते हैं जब कोई चेंज आता है तो उसको रेसिस्ट करते हैं। पीपल बेसिकली रेसिस्ट करते हैं जब कुछ नया आता है, चाहे वो रूल्स हो, टेक्नोलॉजी में आए, चाहे वो सिस्टम में आए। जैसे कि एम्प्लॉय, न्यू सॉफ्टवेयर आया, उसने क्या किया, रेसिस्ट करना शुरू किया, नहीं ये इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी जॉब जा सकती है। सिस्टम आ गया तो भाई उसकी क्या जरूरत है, फिर वही कर लेगा सब कुछ। तो ये चैलेंज कैसे हॉबी के लिए, चेंज स्लो डाउन और फेल इफ पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। अगर लोग ऐसा बिहेव करेंगे तो जो तुम चेंज लाना चाहोगे ना, ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो चेंज इम्प्लाई ही नहीं हो पाएगा। लोग मना करने लगेंगे तो वो चेंज धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। दूसरा, पीपल हो सकता है चेंज ला ही ना पाओ क्योंकि लोगों ने मना कर दिया, तो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो इनके बिहेवियर को मैनेज करना तुम्हारे लिए चैलेंज है एज एम्प्लॉय। वो भी आपको बताएगा कि आप क्या करो, बातचीत करो, रीजन बताओ एम्प्लॉयज को कि क्यों चेंज ला रहे हो, उनको
अगर जैसे चेंज लाना है उससे पहले ही उनको इन्वॉल्व करो कि कुछ हमें करना है, ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक सिस्टम लाते हैं, एक बिल्ड करते हैं और उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट बताओ कि आपको रिप्लेस नहीं करेंगे, आपको हम ट्रेनिंग देंगे जिससे आप और अच्छा वर्क कर पाओ सिस्टम की हेल्प से और इससे आपकी ही प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो चैलेंज तो आपके लिए तब था जब आपने देखा कि रेसिस्टेंस टू चेंज आया, तो एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है वो बदलेगा, बट आपको कैसे डील करने हैं वो आपको ओबी सिखाएगा। ठीक है, ओबी आपका एज अ फ्रेंड वर्क करेगा अगर आप मैनेजर की तरह जा रहे हो, एम्प्लॉय की तरह जा रहे हो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ये सब चीजें देखोगे, ये चैलेंजेस हैं आपके लिए कि लोग अलग हैं, उनका पर्सपेक्टिव अलग है, कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड हैं, उनका क्लैश आ रहा है ओपिनियन में, या फिर आपका ये रेसिस्टेंस टू चेंज आ रहा है, लोग कुछ ला रहे हैं तो रेसिस्ट कर रहे हैं, बिहेवियर उनका इस तरीके से जा रहा है, तो मैं कैसे डील करूंगा, क्या मेरी अप्रोच होनी चाहिए। जब ओबी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो तुमको ये सब कुछ समझने में आएगा कि क्या चीजें आपको कैसे मैनेज करनी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर, भी आपका एक चैलेंज होगा। दैट इज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट पास प्रॉपर्ली इट गेट लॉस्ट, मिसअंडरस्टूड और डिलीट। मान लो इंफॉर्मेशन सही से पास नहीं हो रही है, पास नहीं हुई, जिसको जानी थी तो पहुंची नहीं तो लॉस्ट हो गई। ठीक है, या तो गलत पास हो गई तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जैसे बॉस ने एक बहुत ही बड़ा मेल भेजा, एम्प्लॉय ने स्किप कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, कह रहे क्या भेजा है ऐसे करके। वाइड चैलेंज क्यों है, क्योंकि लीड्स टू मिस्टेक, डिलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। पढ़ा ही नहीं आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्टेक तो होगी ना, जो अप्लाई करना था आपको अप्लाई नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो क्या करना था, क्या लिखा है उन्होंने, अप्लाई नहीं करोगे तो डिले भी होगा, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए, समझा ही नहीं है चीजों को जो वो बोलना चाह रहे हो, ऊपर ऊपर देख के आपने इग्नोर मारा। उसने लिखा है कि मशीन में चेंज आएगा, आपको लगा आप लड़ने लगे, अरे मशीन में चेंज आएगा, अरे नीचे भी तो पढ़ो, उसने बोला मशीन में चेंज आएगा जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है, वो नहीं पढ़ा आपने। तो इसके वजह से अगर कम्युनिकेशन लैक करता है तो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग जाएगा और एक मैनेजर के लिए प्रॉब्लम आएगी उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने वो भी क्या सिखाएगा आपको, वो एक आपको सिखाएगा कि एज अ मैनेजर मैसेज को क्लियरली शेयर करो, उसको शॉर्ट रखो, इतना बड़ा ईमेल मत भेजो कि कोई पढ़े ही ना। ठीक है, और हमेशा कंफर्म करो कि एम्प्लॉयज को समझ में आया जो मैंने भेजा था या नहीं। इससे क्या होगा, ये जो मिसकम्युनिकेशन आ रहा है और जो इतना क्या कहते हैं उसको, जब आप रेस्टलेस होते हो, आप रेस्टलेस बिहेव कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, जो ये एक प्रॉब्लम आ रही है लोगों के बिहेवियर को इस वजह से मैनेज करने में, वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इस तरीके से काम करते हो। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड मोरल, ये भी डिफिकल्ट है। क्या मोटिवेट रखना, हमेशा कीप एम्प्लॉय मोटिवेटेड एंड हैप्पी ऑल द टाइम। आप किसी को कैसे ही मोटिवेट हैप्पी रख सकते हो। एग्जाम्पल सैलरी एक्साइट, फर्स्ट टाइम जो मिलेगी सैलरी एक्साइट करेगी, लेकिन लेटर उसको सैलरी तो मिल ही रही, उसको पता है वो तो मिलना ही मिलना है, तो उसको है कि रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, प्रमोशन वगैरह मिलना चाहिए, कुछ ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो ये चैलेंज कैसे है, क्योंकि अगर इस वजह से लो मोटिवेशन है कि उनको मोटिवेशन और मोरल जो है वो वर्क नहीं कर रहा, जो अभी आप दे रहे हो वो इसलिए बिहेव कर रहे हैं ऐसा, तो इससे उनकी परफॉर्मेंस लो होगी और लोग क्या करेंगे, अपनी जॉब छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। वो ऐसा बिहेव करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे और जॉब भी छोड़ के जाने लगेंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा उस हिसाब से। तो मैनेजर को भी सिखाएगा कि अपना पहले समझो कि ये क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन वैसे वो काम नहीं कर रहा है, तो अब आपसे पैसे ही मत दो, बल्कि उनको प्रेस करना शुरू करो, प्रमोशन देना शुरू करो और मीनिंगफुल वर्क देना चलो। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को समझोगे ही नहीं तो कहाँ से आपको पता चलेगा कि किस वजह से ये बिहेवियर आ रहा है और कैसे उसको आपने सही करना है। नेक्स्ट है लीडरशिप प्रॉब्लम। लीडरशिप प्रॉब्लम भी आपके लिए एक चैलेंज है। सम टाइम अ लीडर स्टाइल डज नॉट मैच द टीम नीड, कभी कभी जो लीडर की स्टाइल है वो टीम के नीड के हिसाब से नहीं होती है, जिससे कि स्ट्रिक्ट बॉस ही लीडर स्टॉप क्रिएटिव टीम फ्रॉम शेयरिंग न्यू आइडिया। अभी कोई स्ट्रिक्ट बॉस आ जाए जो क्रिएटिव टीम जो कुछ नया शेयर करना चाहती है, स्ट्रिक्ट बॉस आ गया, वो एकदम स्ट्रिक्ट है, हाँ बोलो, वो लोग उछल उछल के बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना, दिस इज नॉट द वे यू बिहेव, नो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ वही करो। तो क्या होगा, उनका जो बिहेवियर है वो एकदम स्टॉप हो जाएगा ना, वो जो जैसा बिहेव करे तो उसको तो आप एकदम इससे असर डाल दिया। तो अगर लीडरशिप में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम चल रही तो लोगों का बिहेवियर क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। रॉन्ग लीडरशिप की वजह से लोगों की परफॉर्मेंस कमजोर होगी और वो ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। मैनेजर का रोल क्या होना चाहिए कि आप राइट स्टाइल चूज करो राइट सिचुएशन के लिए, जहां आपको लगता है सपोर्टिव होना है वहां सपोर्टिव हो, जहां आपको लगता है स्ट्रिक्ट होना है एम्प्लॉयज के साथ वहां स्ट्रिक्ट हो, राइट लीडरशिप करो, अदरवाइज आपके वर्कर्स क्या होंगे,
सही से मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, और अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जाएगी। तो ये भी आपके लिए चैलेंज है कि अगर लीडरशिप सही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो लोगों का बिहेवियर सही नहीं जाएगा। उसको मैनेज करने के लिए वो भी आपको ये भी सिखा रहा है। ग्रुप डायनेमिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, हाउ पीपल बिहेव इन टीम सम टाइम लीडिंग टू फाइट और डोमिनेंस। लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं टीम में, कभी कभी उसकी वजह से फाइट्स हो सकती है, डोमिनेंस हो सकती है। जैसे वन टीम मेंबर डोमिनेट्स अदर स्टॉप बी गिविंग आइडिया। अगर एक टीम मेंबर डोमिनेट करता है कि नहीं ऐसे होगा, मैं बता रहा हूँ वही करना है सबको, तो बाकी टीम मेंबर्स आइडियाज नहीं देंगे, जब तो फिर लड़ेंगे तो तुम क्यों बता रहे हो, हम सब एक साथ बराबर पे हैं, पोजीशन पे हैं, हम सब एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, नहीं तुम्हें नहीं बताना, तो ये भी होगा। तो वाइड चैलेंज क्यों है, टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी कमजोर हो जाएगी। अगर ग्रुप में डायनेमिक्स है आपके या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो टीम वर्क क्या होगी, नहीं दिखेगी, उतनी क्रिएटिविटी ने गायब हो जाएगी कि एक ही डोमिनेट कर वही हिसाब से चला लेगा। तो मैनेजर का रोल होना है कि एकदम क्लियर गोल सेट करो, ओपन डिस्कशन अलाउ करो, और कॉन्फ्लिक्ट अगर हो नहीं है ग्रुप पे तो उनको तुरंत सॉल्व करो, जिससे उनका बिहेवियर खराब मत हो और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वगैरह ऐसा ना हो कि अचीव ना हो पाए। ओके, एक और चैलेंज देख लो, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। नई टेक्नोलॉजीज चेंज करती हैं वे जॉब्स आर डन एंड व्हाट स्किल्स आर नीडेड। जब टेक्नोलॉजी आई तो अब नई टेक्नोलॉजी तो नई स्किल चाहिए, ठीक, काम करने का तरीका बदल गया, लाइक मशीन और सॉफ्टवेयर ने रूटीन टास्क ही रिप्लेस कर दिए, तो अब एम्प्लॉयज को क्या है नए टूल्स सीखने, तो उसके लिए चैलेंज आ गया। और मैनेजर के लिए एक चैलेंज है ये, क्योंकि अब एम्प्लॉयज जैसे जैसे कुछ नया आया तो उस हिसाब से वो बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। कुछ लोग को लगेगा अरे जॉब जा सकती है, वो फुल घूमेंगे, और उनको लगा हमारी स्किल्ड है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, उस हिसाब से डरे डरे समय समय काम कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। मैनेजर का रोल है कि तुमको ट्रेन करो, उनको बताओ कि क्या बेनिफिट है नई टेक्नोलॉजी का आने का, और उनके रोल्स को भी समझाओ अगर तुम्हें जरूरत है या अगर लग रहा है कि टेक्नोलॉजी उन्हें रिप्लेस कर सकती है तो उन्हें नया काम दो। ठीक है, तो ये सब चैलेंज है, मतलब ये सारी चीजें अगर होती हैं, ठीक है, अगर ये सारी चीजें तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम और डिफिकल्टी क्रिएट कर देंगी कि आप इस समय इन दौरान लोगों के बिहेवियर को समझ पाओ, क्योंकि इस तरीके से लोग अलग अलग बिहेव कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको समझना है सिचुएशन को और अंडरस्टैंड करके सोल्यूशन अप्लाई करने, जिससे उनके बिहेवियर को प्रॉपर्ली मैनेज कर लो। तो चैलेंज क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर सब लोग अलग अलग है, ठीक है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी अलग अलग एज ग्रुप के हैं, उस हिसाब से सब बिहेव कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। रेसिस्टेंस टू चेंज, मना करें कोई चेंज आ गया उसके लिए रिलेक्टेड हुए कि नहीं हम नहीं अचीव करेंगे, तो फिर हमें उसको मैनेज करना होगा। कम्युनिकेशन बैरियर, अगर कम्युनिकेशन सही नहीं चल रहा ऑर्गेनाइजेशन में, बैरियर आएगा ही आएगा, लोगों का बिहेवियर इम्पैक्ट हो गई होगा, उसको मैनेज करना है आपने। मोटिवेशन, मोरल, ये सारे पॉइंट मैंने समझ लिए हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन गोल क्यों जरूरी है ओबी में, हमने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करते हैं हम, तो ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, इसको समझेंगे। अभी मैं मिनट पानी पी लूं। ओके, ठीक है, हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्यों होने चाहिए। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का, अगर मैं ऐसे मोटा मोटा बताऊं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में गोल होंगे तो एम्प्लॉय को पता होगा ना कि उसको क्या करना है। नन्ना मुन्ना एम्प्लॉय जैसे तुम, पता होगा तुम क्या करना है, क्या अचीव करना है, तुम्हें गोल क्या है तुम्हारा, उस हिसाब से तुम काम करोगे, उस हिसाब से तुम बेसिकली बिहेव करोगे, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो गोल बहुत जरूरी है। गोल बताएंगे ना कि आप तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो गोल ही नहीं होगा, गोललेस घूमोगे। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट में ये वीडियो देख रहे हैं, उनका कल पेपर है, गोल है उनके पास, गोललेस नहीं है, गोल है, कल अगर एग्जाम है और वो आज देख रहे हैं उनके पास गोल है कि भाई फेल तो नहीं होना है, इसको देखने के बाद फेल नहीं होगा, समझ लिया तो फेल नहीं होने वाले आप। क्यों ऑर्गेनाइजेशन गोल जरूरी है ओबी में, बिकॉज बिहेवियर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन इट्स गोल। बिहेवियर कैसा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, वो डिपेंड करता है गोल पे, कि गोल कैसा है। इफ यू डोंट नो द गोल, अगर आपको गोल पता ही नहीं है, यू कांट जज इफ द बिहेवियर इज राइट और रॉन्ग। अगर आपको गोल ही नहीं पता है कि एम्प्लॉय को अचीव ही क्या करना है, तो आप कैसे समझोगे कि एम्प्लॉय सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर मुझे पता है गोल ये है, इतना अचीव करना है, और मैं देख रही हूँ मेरे एम्प्लॉयज जो है वो लड़ रहे हैं और काम नहीं करेंगे, हम चोरी कर रहे हैं, तो मुझे समझ है उनका बिहेवियर गलत जा रहा है, दे आर नॉट डूइंग राइट थिंग।
तो गोल होना जरूरी है, पता होना। डायरेक्शन फॉर बिहेवियर, आपके बिहेवियर को डायरेक्शन देंगे। गोल बताते हैं एम्प्लॉयज को कि कंपनी कहाँ जा रही है, कंपनी को क्या अचीव करना है, आपको किस तरीके से उस गोल को अचीव करना है, कैसे बिहेव करेंगे हम। तो इफ इन्फोसिस सेट गोल टू बी गोल ग्लोबल आईटी लीडर, इन्फोसिस का गोल है कि उसे ग्लोबल आईटी लीडर बनना है, तो एम्प्लॉयज को भी पता है कि उन्हें इनोवेशन पे फोकस करना है, ग्लोबल क्लाइंट्स पे फोकस करना है, जिससे हम ग्लोबल आईटी लीडर बन पाए। तो गोल होगा तो एम्प्लॉय फिर उसी तरीके से बिहेव करेंगे, ग्लोबल आईटी लीडर बनने के लिए उसी तरीके का अप्रोच फॉलो करेंगे जिससे वो चीज अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। क्लियर गोल मोटिवेट एम्प्लॉय टू परफॉर्म। अगर गोल सबको पता है तो वो उसको मोटिवेट करेंगे कि वो परफॉर्म कर पाए। जैसे जोमैटो है, डिलीवरी पार्टनर वर्क फास्टर बिकॉज गोल इज क्विक कस्टमर सर्विस। क्विक कस्टमर सर्विस, या मैं ये कहूँ कि हाँ जोमैटो वालों का है कि क्विक कस्टमर सर्विस। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई उनको लगता है कि जल्दी ऑर्डर देके फिर नया ऑर्डर ले आएंगे फिर और पैसे बनाएंगे, वो भी गोल है, वो उसका गोल है, पर्सनल गोल है। कोई गलत नहीं है पर्सनल गोल होना, पर्सनल गोल होता है, सबका होता है। बट एक ऑर्गेनाइजेशन गोल भी है कि क्विक कस्टमर सर्विस तो भी तो आप दे रहे हो, तो मोटिवेट करेगा। गोल पता होगा कि ये गोल है तो फिर आप मोटिवेटेड रहोगे, फिर उसी अकॉर्डिंग क्या करोगे, मोटिवेशन के साथ बिहेव करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिस है विदाउट कॉमन गोल। अब ग्रुप में काम करो, अगर कॉमन गोल नहीं है आप लोगों का तो सब लोग अलग अलग काम करोगे, वो कुछ करेंगे वो कुछ करेंगे। तो कॉमन गोल अगर है तो कोऑर्डिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। एट टाटा मोटर्स द डिजाइन टीम, प्रोडक्शन टीम, सेल्स टीम ऑल शेयर द गोल ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू कार। सबको पता है हमारा गोल क्या है, नई कार को लॉन्च करना। तो सब लोग फिर अपने आपस में कोऑर्डिनेट करके बढ़िया से डिजाइन बनानी है, बढ़िया से मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करना है, जिससे हमारा जो एक गोल है कॉमन कि न्यू कार को अच्छे से लॉन्च करना है वो क्या हो, अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर करने का स्टैंडर्ड। गोल एक बेंचमार्क की तरह एक्ट करते हैं। चेक योर बिहेवियर इज इफेक्टिव। आपको पता है आपको 100 यूनिट बनानी है, आपका बिहेवियर क्या होगा, एकदम एनर्जेटिक, ठीक है, एकदम मोटिवेशन के साथ क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो क्योंकि मुझे ये अचीव करना है। तो गोल बेंचमार्क सेट कर देते कि अचीव क्या करना है और उसी हिसाब से क्या करते हो, बिहेव करते हो। लाइक स्टारबक का गोल क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय कैसे बिहेव करते हैं कि वो सब कुछ करे जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो और अच्छे फीडबैक स्कोर्स वगैरह मुझे देके जाए। ठीक है, तो गोल्स की जरूरत है, पता है गोल्स आता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में गोल्स की जरूरत क्या है तो लिख के आना कि गोल्स की बहुत जरूरत इसलिए क्योंकि बिना गोल्स के किसी को पता नहीं होगी कि क्या करना है। तो डायरेक्शन देगा, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, उनको मोटिवेशन भी दे देगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं मॉडल्स ऑफ ओबी में कि ओबी के हमारे मॉडल्स क्या है। ओबी के मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वालों ने मॉडल्स हायर कर रखे हैं, वो रैंप वॉक कर रहे हैं, वो वाला मॉडल्स नहीं है। मॉडल मतलब समझो, इन ओबी मॉडल्स आर डिफरेंट अप्रोचेस, अलग अलग अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को कैसे मैनेज करोगे उसके लिए अलग अलग अप्रोच लेके चल रहे हैं, वो है मेरे मॉडल्स। मीन्स ये क्या होता है, ये अलग अलग अप्रोच होती है लोगों को मैनेज करने के लिए। मतलब दे शो हाउ मैनेजर बिल्ड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज। मैनेजर कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है एम्प्लॉय के साथ, वो क्या अप्रोच फॉलो कर रहा है लोगों के साथ, एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन बिल्ड करने में, वो क्या है, वो है उसका मॉडल। सो इन रिटर्न एम्प्लॉय बिहेव इन द वर्क प्लेस। एग्जाम्पल समझो, इफ अ मैनेजर यूज ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल मतलब जहाँ पे मैनेजर ने जो कह दिया वही कह दिया। एक वो मूवी थी जिसमें डायलॉग है, बस जो कह दिया वो कह दिया, वैसे ही ऑटोक्रेटिक मॉडल कहता है। मैनेजर कहता है मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मुझे किसी की राय नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे। बिहेवियर क्या होगा, अगर ये मॉडल आप यूज कर रहे हो, ये अप्रोच है आपको लोगों के साथ रिलेशन बनाने के, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपने अगर ऑटोक्रेटिक मॉडल यूज किया है तो आप क्या करोगे, आपने जो कह दिया वो फॉलो करना है। तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे मेनली। किसके, ऐसे नहीं कि उनको शौक चढ़ा है डर के मारे। इफ अ मैनेजर यूज सपोर्टिव मॉडल, अगर वो सपोर्टिव मॉडल यूज करता है तो एम्प्लॉय फील करेंगे इनकरेज कि मुझे सपोर्ट कर रहा है मैनेजर, उसने हमारे साथ कैसे रिलेशन बना रखे, सपोर्टिव रिलेशन बना रखे हैं, जहाँ हमें गाइडेंस की नीड है, हमें गाइड कर रहा है, हमें सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, तो हम मोटिवेटेड फील करेंगे और हैप्पीली आराम से बढ़िया से परफॉर्म करेंगे। ये हमारा बिहेवियर होगा। तो मॉडल मतलब कि जो अभी आपकी अप्रोचेस वगैरह होंगी वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना है, बिहेव करना है।
नेक्स्ट हम एक एक करके सारे मॉडल्स को कवर अप करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो पहला मॉडल है वो है ऑटोक्रेटिक मॉडल। हमने मॉडल्स को समझा, इससे पहले हमने सारे मॉडल्स वगैरह अंडरस्टैंड करे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि मॉडल मतलब मैनेजर की अप्रोच कैसी है, जो भी लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उनसे रिलेशन कैसे बना रखे, उनको डील करने की अप्रोच क्या है। अगर ऑटोक्रेटिक मॉडल है, ऑटोक्रेटिक मॉडल में मैनेजर कैसे बिहेव करता है, एक बॉस की तरह बिहेव करता है, और एम्प्लॉय कैसे बिहेव करते हैं, वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज पावर। पावर जो है वो एक मॉडल का बेसिस है, मतलब मैनेजर के पास पावर है और वो जो कह रहा है वैसे एम्प्लॉय को फॉलो करना है, इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। एम्प्लॉय वर्क करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है अगर उन्होंने बॉस ने जैसा कहा है वैसा नहीं किया तो देयर परफॉर्मेंस इज ओनली एट द मिनिमम लेवल एज दे डोंट फील वैल्यूड। मिनिमम लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस रहती है क्योंकि उनको वैल्यू फील नहीं होता, उनको लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, बस जो हमें कह दिया जाता है हमें वही करना है। तो वो इतना मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते, वो भी है कि जो आपने कहा है हम कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉलो होते हैं, जो आपके बोलते हैं वही आपको करना है। नेक्स्ट इज कस्टोडियल मॉडल। हेयर द ऑर्गेनाइजेशन फोकस प्रोवाइडिंग मनी बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी। कस्टोडियल मॉडल कहता है कि यहाँ पे जो मैनेजर वो किस चीज़ पे फोकस करता है कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को मनी तो सैलरी वगैरह दे देनी है, बेनिफिट्स दे देने हैं और जॉब की सिक्योरिटी, मतलब जो भी उनको चाहिए, लाइक बेनिफिट चाहिए, जॉब चाहिए, मनी चाहिए, वो सब कुछ हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को दे देंगे। जब सब कुछ मिल जाएगा तो एम्प्लॉय तो सेफ फील करेगा और सेटिस्फाइड फील करेगा, भाई उसको पैसा भी मिल रहा है, उसको सिक्योरिटी भी मिल रही है, ठीक है, उसको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, बट दे बिकम डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से ही उनको क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें पूरी हो रही है, चाहे उनको सिक्योरिटी हो, मनी हो, बेनिफिट्स हो, तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड हो जाएंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड हो जाएंगे तो अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खोने लगेंगे, कुछ नया करने की इच्छा, बस वो लॉयल रहेंगे कि हाँ आपने जो कहा है, आप पैसे दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, हम आपके टुवर्ड लॉयल हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कूल क्या होता है, बेसिकली सबको पता है कि सरकार से पैसा मिल रहा है और जो भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो सब मिल रहे हैं, बट वहाँ क्या आपने देखा होगा मोस्टली लोग आप कुछ क्रिएटिविटी इनोवेशन कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एकदम कंफर्टेबल हो गए, वो डिपेंड हो गए उस चीज़ पे। अब उनको कुछ अलग से नहीं करना है, क्योंकि जो ज़रूरत है लाइफ की वो पूरी हो ही रहे, तो कुछ नया हाथ पर मारने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा बिहेवियर हो जाता है लोगों का, गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सपोर्टिव मॉडल। ये मॉडल किस पे बेस्ड है, लीडरशिप और मोटिवेशन पे बेस्ड है, मतलब एक मैनेजर लीडरशिप और मोटिवेशन देता है। द मैनेजर सपोर्ट एम्प्लॉयज, मैनेजर एम्प्लॉयज को सपोर्ट करेगा, उनको गाइड करेगा। सपोर्टिव मॉडल मतलब सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, एम्प्लॉय को भी इंपॉर्टेंट फील होगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है मैनेजर से, जहाँ उसको जरूरत है वहाँ उसको मैनेजर गाइड कर रहा है, मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है, खुश रहेगा, बेस्ट देगा अपना। मैनेजर हु इनकरेज एंड अप्रिशिएट एम्प्लॉयज मेकिंग देम वांट टू कंट्रीब्यूट मोर। मैनेजर जो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉयज भी अपना बेस्ट देते हैं उनको। कोलेजियल मॉडल क्या कहता है, इन दिस मॉडल मैनेजर एंड एम्प्लॉयज एक्ट लाइक पार्टनर और कलीग्स। कलीजियल, कलीग्स बनाए कि यहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉयज क्या है, एज अ पार्टनर्स, एज अ कलीग, एज अ दोस्त की तरह काम करते हैं। फोकस टीम वर्क पे है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। एम्प्लॉय फील दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क विद फुल कॉपरेशन। पूरे कॉपरेशन के साथ एम्प्लॉय काम करते हैं क्योंकि मैनेजर उनको अपने दोस्त की तरह मान रहा है, उनके साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी शेयर कर रहा है। जैसे स्टार्टअप में कोई ओनर जो है वो एज अ बॉस वगैरह नहीं, एज अ पार्टनर, एज अ दोस्त वर्क करता है टीम के साथ। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज बढ़िया से आराम से आइडियाज शेयर करके अच्छा सा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। अगर सिस्टम मॉडल है तो सिस्टम मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन को एक बिग फैमिली की तरह देखा जाता है या कम्युनिटी की तरह देखा जाता है। मतलब मैनेजर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता है, मनी या सपोर्ट ही नहीं देता है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देता है जहाँ पे वैल्यूज होंगी, कुछ किस वैल्यूज पे हमें काम करना है, लोगों की ख्याल रखेगा, वो लोगों का ट्रस्ट अर्न करेगा, एम्प्लॉयज को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे, उनके भी इमोशन, उनकी भी फैमिली, उनकी भी ज़रूरतें हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनको फ्री भी रखना है। तो व्हेन दिस हैपन एम्प्लॉय फील दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर होम। जब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच होती है तो लोगों को, जो एम्प्लॉयज, इनका बिहेवियर कैसा होता है, उनको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा घर की तरह है, जिससे मेरे घर में भी हर चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मुझे केयर भी मिल रही, मुझे इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। वैसा ही उसको जब यहाँ पे मिल रहा है तो उसको लगता है कि
एकदम मेरे घर के जैसा है सब कुछ, और वो लॉयल हैप्पी होके अपना बेस्ट देता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। जैसे कि गूगल का आप दे सकते हैं, सिर्फ सैलरी नहीं देता है, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, वेलनेस प्रोग्राम, इनोवेशन कल्चर, सब कुछ देता है। एक सिस्टम बना के रखा है उसने, सिस्टम मॉडल पे वो वर्क कर रहा है। सो एम्प्लॉय सिर्फ पैसों के लिए नहीं, लॉयल्टी और क्रिएटिविटी के लिए भी वहाँ पे वर्क करते हैं, क्योंकि उनको एक घर जैसा माहौल मिलता है। तो अब जैसे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल होगा, क्यों समझा हमने, क्योंकि एज अ मैनेजर मैं जैसा अपने ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल बनाऊंगी, चाहे मैं सपोर्टिव बनाऊं, चाहे मैं कॉलेजियल बनाऊं, या मैं ऑटोक्रेटिक बनाऊं, मेरे एम्प्लॉयज का बिहेवियर मुझे समझ में आना चाहिए कि वैसा ही होगा जैसा इस मॉडल में आएगा। क्योंकि अगर मैं स्ट्रिक्ट हूं तो मेरे एम्प्लॉयज आउट ऑफ फियर ही काम करेंगे, सपोर्ट नहीं दे रही तो आउट ऑफ फियर वर्क करेंगे। बट अगर सपोर्टिव मॉडल की अप्रोच फॉलो की है तो दे विल वर्क, क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। कोलिजन में उनके साथ एज अ पार्टनर वर्क कर रही हूँ, सिस्टम उनके सपोर्ट, मनी और सिक्योरिटी स्टेटअप के अलावा मैं एज अ फैमिली इन्वायरमेंट के इमोशनल, उनके ट्रस्ट, सब की केयर कर रही हूँ, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो हर मॉडल के अंदर जैसे भी अप्रोचेज हैं उस हिसाब से एम्प्लॉय का क्या होता है, बिहेवियर होता है आपके यहाँ। मॉडल्स हमने समझ लिए हैं। ऑटोक्रेटिव, ये करो, कोई क्वेश्चन नहीं करना। कस्टोडियल कहता है मैं तुम्हें फूड, सैलरी, पर्क सब दूंगा, बस लॉयल रहना है आपको। सपोर्टिव मॉडल, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा ग्रो करने में। कॉलेजियल मॉडल, हम टीम के तरह हैं, को एक साथ करना है। सिस्टम मॉडल, वी ट्रस्ट ईच अदर, लेट्स अचीव पर्पस एंड ग्रो टुगेदर, हम लोग दूसरों को ट्रस्ट करते हैं, चलो गोल को अचीव करते हैं एक साथ। अब जो टॉपिक आपके यहाँ पे है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन ओबी। ओबी पे ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपके ज़रूरी नहीं है कि एक ही कल्चर के लोग हों, अलग अलग कल्चर के लोग होंगे। हो सकता है आप क्रॉस कल्चर भी वर्क करते हो, इंडिया इवन बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के भी मेंबर्स के साथ आप वर्क करते हो, ठीक है, वो भी आपकी टीम में है। तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर की वजह से लोगों का बिहेवियर अलग अलग होगा, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग अलग है। तो इसकी वजह से भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट आएगा। तो वो भी आपको ये भी सिखाएगा कि अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटी वाले लोगों से हमें कैसे डील करना है, और ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, कि आज की कंपनीज पूरे ग्लोबल लेवल पे, मतलब हर कंट्रीज में वर्क करती हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आते हैं काम करने, वो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, एज अलग है, जेंडर, ट्रेडिशन, सब कुछ। टुगेदर दीज मेक द वर्क प्लेस मिक्सड एंड कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से क्या होता है, मेरी जो वर्क प्लेस है वो मिक्सड भी हो जाती है और कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग लैंग्वेज, वैल्यूज, सब आपस में आ गए तो मिक्स भी हो गई और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स भी हो गई, क्योंकि सबको समझना के लिए सबके अप्रोच है, सबके ट्रेडिशन को जानना जरूरी होगा मुझे एज अ मैनेजर, और फिर ही मैं उनके बिहेवियर को क्या कर पाऊंगी, अंडरस्टैंड कर पाऊंगी, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन ओबी मीन्स मैनेजर हैव टू अंडरस्टैंड, मैनेजर तुमको समझना पड़ेगा कि हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी अफेक्ट पीपल बिहेवियर, कि कैसे अलग अलग ग्लोबल कल्चर और उनकी डाइवर्सिटी कैसे लोगों के बिहेवियर को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इम्पैक्ट डालती है, टीम वर्क पे असर डालती है, और कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर डालेगी। क्योंकि अगर आप ये समझ पाओगे कि ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सबके कल्चर को समझ पाओगे, देन ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूटिलाइज करके गोल्स अचीव कर पाओगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी स्टडी इन ओबी। ओबी में हम क्यों समझ रहे हैं ग्लोबल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। पहला है डिफरेंट बिहेवियर की वजह से, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे सम कल्चर लाइक डायरेक्ट, कुछ कल्चर में डायरेक्ट कम्युनिकेशन से है कि आपको जो बोला आप मुंह पे बोलिए, कहीं कहीं ये चीज़ से नहीं है कि नहीं, आप को अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप अकेले में बताइए, सबके सामने नहीं कहना है आपको, ठीक है। अदर पोलाइट और इनडायरेक्ट, जैसे कि मान लो मान लो कि कुछ इंडिया में क्या है, लोगों को अगर फीडबैक है तो उनको है कि आप पोलाइटली फीडबैक दीजिए, अगर आपको हमारी निंदा भी करनी है तो पोलाइटली सही तरीके से करिए। और फॉरेन में जैसे यूएस कंट्री में डायरेक्ट वो बोल देते हैं मुंह पे कि ये क्या बकवास है, दिस इज वर्स्ट। तो हमें क्या है कि अलग अलग कल्चर के समझना होगा लोगों को, एज अ मैनेजर मुझे समझना होगा कि कौन से एम्प्लॉय को कैसा रिस्पॉन्स पसंद है, उनके कल्चर में क्या वैल्यू है, उस हिसाब से अगर मैं बिहेव करूँगी तभी तो वो टिकेंगे। अदरवाइज मान लो कि जिसको इंडायरेक्ट पसंद है मैंने उसको सबके सामने झाड़ दिया, तो फिर वो तो रिजाइन करता चलता बनेगा। तो हमें समझने की जरूरत है जिससे हम मैनेज कर पाए लोगों को। नेक्स्ट इज अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। डाइवर्सिटी मैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इसलिए भी समझना जरूरी है कल्चरल डाइवर्सिटी को, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी की वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर उनको हमने सही से वेल मैनेज नहीं किया। वो भी हमें बताएगा कि कैसे हमें
अलग अलग डाइवर्सिटी वाले लोगों को, कल्चर वाले लोगों को ट्रीट करना है, कैसे उनके बिहेवियर को समझना है जिससे हम गलती ना करें। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, डाइवर्स टीम ब्रिंग न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव। अलग अलग लोग जब हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, वो नए नए आइडियाज लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, और तो वो भी हमें हेल्प करता है कि कैसे हम इस डाइवर्सिटी को एज अ स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वर्क फ्लोज, इफ फ्यूचर जॉब स्टूडेंट विल वर्क विद पीपल, जैसे अब तुम हो, आप फ्यूचर में आप अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों के साथ काम करोगे। अगर आपको ओबी आप पढ़ लोगे तो आपको पता होगा अलग अलग कल्चर में क्या वैल्यू है, कौन कौन सी अप्रोचेस से हमें सबसे डील करना है, तो आपको फिर मैनेज करना आसान हो जाएगा और ऐसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी कर पाओगे। अदरवाइज आप तो रो धो के वापस आ जाओगे भारत। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी का ओबी में, एक एक करके पॉइंट समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट आता है आपका ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। पहला है अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर टॉक डिफरेंटली, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कुछ डायरेक्ट बात करते हैं, कुछ पोलाइटली बात करते हैं, और इनडायरेक्टली घुमा के आपसे बात करेंगे। आपको डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलेंगे ये तुम्हारी कमी है, बल्कि वो इनडायरेक्टली आपको बोल देंगे। तो एग्जाम्पल जैसे कि अमेरिकन मैनेजर है, वो क्या करता है, वो कहेगा ये रिपोर्ट रॉन्ग है, इसको सही करके लाओ। इंडिया का एम्प्लॉय को हर्ट हो जाएगा, अरे ये कैसे बोल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ फीडबैक क्या है, यूजुअली सॉफ्टली दिया जाता है कि सर ये रिपोर्ट पे थोड़ा सा प्लीज देख लीजिए, आई थिंक अप टू द मार्क नहीं है प्लीज। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है। अब तुमको अमेरिका में ऐसे झाड़ देगा, तुमको लग रहा है तो झाड़ दिया इसने मुझे, कैसे बोला है, तो आपकी वहाँ पे एकदम से पका जाओगे। तो ओबी आपको समझाएगा कि कैसे आपको एडजस्ट करना है कम्युनिकेशन में, और एज अ मैनेजर आप समझोगे कि कैसे आपको, मान लो कि मैं अगर मेरे यहाँ अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है इंडियन एम्प्लॉय है, तो मुझे उससे कैसे बात करनी, कैसे उसको फीडबैक देना है, ऐसे कि एक अच्छा वैल्यूबल एम्प्लॉय हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। वर्क वैल्यूज एंड एटीट्यूड, डिफरेंट कल्चर अलग अलग चीज़ों को वैल्यू करते हैं। जैसे वेस्टर्न एम्प्लॉयज जो है वो इंडिविजुअल अचीवमेंट पे फोकस करते हैं कि हमारे को अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, हमें इंडिविजुअल लेवल पे प्रेस करो अगर हमने कुछ अच्छा किया। एशियन एम्प्लॉयज हमेशा टीम वर्क वैल्यू करते हैं, ग्रुप सक्सेस वैल्यू करते हैं। तो मैनेजर को दोनों अप्रोच को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। वो भी आपको ये सिखाएगा कि अगर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, कुछ कल्चर में इंडिविजुअल लेवल पे अप्रिशिएशन अच्छा लगता है, उनको है कि हमें अलग से, हमने अच्छा किया टीम में तो हमें अलग से अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। इंडियन को लगता है कि जो हमारी अप्रोचेस है, हमें लगता है कि नहीं ग्रुप में है तो हमें अलग से क्या चाहिए, हमने टीम में काम किया, हमें टीम को पूरा रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, दैट्स इट। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई इंडियन एम्प्लॉय है वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई अमेरिकन या कोई फॉरेन कल्चर का ऐसा जहाँ पे प्रेफरेंस है, तो हम उसको टीम के साथ अब करने के साथ साथ उसको एक अलग से भी अप्रिशिएशन दे देंगे, एंड स्पेशल थैंक्स टू दिस पर्सन फॉर देयर कोऑपरेशन, जिससे उसको भी लगे कि हाँ मेरा भी गोल जो है, जो मैं चाह रहा था वो भी मुझे मिल गया। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से देखो क्लैश होगा, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के हैं, हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ बोल दो जो उनको ऑफेंड कर जाए, तो समझने में दिक्कत होती है। जैसे ड्रेस कोड हो गया, वर्किंग स्टाइल हो गई, रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई, इसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो सकती है। तो वो भी मैनेजर को ये सिखाता है कि कैसे आप इन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करोगे और रिस्पेक्ट प्रमोट करोगे। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, डाइवर्स टीम ब्रिंग फ्रेश आइडियाज एंड न्यू पर्सपेक्टिव। अलग अलग लोग हैं टीम में, तो अपने नए नए आइडियाज लेके आएंगे, नई नई सोच के साथ आएंगे। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल IT टीम डिजाइनिंग में क्रिएट बेटर फीचर बिकॉज मेंबर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज सजेस्ट यूनिक नीड। अब ग्लोबल IT है, ग्लोबल लेवल पे है, तो भाई अलग अलग टीम लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, अलग अलग सजेशन, अलग अलग परसेप्शन ला रहे हैं। इसको फायदा हो जाएगा कि सबसे नए नए आइडियाज के साथ कुछ नया क्रिएट कर सकती है, इनोवेशन ला सकती है। तो अगर हम भी वो भी समझेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं इनोवेशन लाने के लिए या कुछ नया क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लीडरशिप चैलेंज, लीडरशिप स्टाइल व्हाट वर्क इन वर्क कल्चर में नॉट वर्क इन अनदर। कहीं कहीं बहुत फ्री इन्वायरमेंट होता है, तो अगर उस कल्चर का एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको समझ ही नहीं आएगी आपके यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर आपके यहाँ वर्क कर सकता है एशियन ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वेस्टर्न कंपनीज के एम्प्लॉयज नहीं प्रेफर करेंगे। उनको है कि उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करिए, आप ऑर्डर मत दीजिए कि ये करना है वो करना है। तो अगर मुझे पता है मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, तो मुझे लीडरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। मोटिवेशन डिफरेंस, व्हाट मोटिवेट पीपल डिफर बाय कल्चर। अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। लाइक जापान में जॉब सिक्योरिटी से लोग मोटिवेट होते हैं, US में प्रमोशन और मनी मैटर करता है ज़्यादा, भले आप जॉब सिक्योरिटी ना दो। तो मैनेजर को समझना होगा
कि मैं रिवॉर्ड ऐसे अरेंज करूँ कि जो हर एक कल्चर को सुटेबल लगे। लाइक मैंने जॉब सिक्योरिटी दी ही है, प्लस मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ उनको प्रमोशन वगैरह भी दे रही हूँ, जिससे क्या होगा, दोनों तरह के लोग क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। ये था आपका चैप्टर 1 कह लो, यूनिट 1 कह लो, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं। समझ में कितना आ रहा है उसका भी फीडबैक मुझे देना। कौन कौन से सब्जेक्ट और चाह रहे हो जल्दी ले कवर हो जाए उसको भी आप कमेंट में बता दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि करते नहीं हो, और फ्रेंड के साथ शेयर करो। 1 लाख टारगेट है, प्लीज़ इसको आप इस एंड तक, ये एंड तक प्लीज़ मुझे कंप्लीट करवा के दो, क्योंकि ये मैं आप लोगों से चाह रही हूँ और आई नो कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।